जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज हम एक नए टॉपिक से जुड़े हैं जिसका नाम है वंशस्थ छंद। मित्रों, आज मैं आप लोगों से यह कह रहा हूँ कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं टीजीटी की इस समय बहार आ गई है। टीजीटी की वैकेंसी आते ही सब जितने भी संस्कृत मित्र हैं सब लोग अपने अपने जो है कि पढ़ाई में लगे हुए हैं। हम भी अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे कि जानते ही हैं कि हर एक समय का एक हिसाब रखा जाता है, इसलिए समय 2 बज गया है, इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा लंच का समय हुआ है और भोजनावकाश की अवस्था में खाना पीना खा करके आधे घंटे रेस्ट लिया जा रहा था। तो हम सोचे कि क्यों ना एक छंद का ही हम लोग परिचय कर लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और यूजी में भी काम देता है या स्नातक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण छंद है ये। क्योंकि परीक्षाओं में तो पूछा ही जाता है, अगर छंद का हमें ध्यानपूर्वक ज्ञान ना हो तो शायद संस्कृत भाषा में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है हम लोगों को पढ़ने में। इसलिए आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक ऐसे छंद का नाम लेकर के आया हूँ जिस छंद को पढ़ने के बाद हम लोग एक ग्रंथ का वाचन करेंगे जिसका नाम है महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम नामक ये जो महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। 18 सर्गों की कथा में पहले सर्ग को हम लोगों को पढ़ना है। तो ये पहला सर्ग जो है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग जो है ये पूरा का पूरा वंशस्थ छंद के नाम ही है। हालांकि आगे के जो 2 छंद हैं वे बदले हुए हैं। बाकी 46 श्लोकों में 2 अंतिम के श्लोक को छोड़ दिया जाए तो 44 श्लोक केवल और केवल वंशस्थ छंद के नाम हैं। तो इस आधे घंटे जो हमारा बचा हुआ है, इस आधे घंटे का आइए हम लोग आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी में मशगूल हो जाऊंगा। प्रयास करता हूं कि आप लोगों को वंशस्थ छंद बताने का प्रयास करूं और ये वंशस्थ छंद आप लोगों को समझ में आए। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि ये वंशस्थ छंद होता क्या है। ठीक, तो देखिए लिखा है वंशस्थ छंद। सबसे पहले हम ये जानते हैं छंद जो होता है वर्णिक छंद अलग होता है और मात्रिक छंद अलग होता है। ठीक, हिंदी भाषा में कक्षा 12 में हम लोग पढ़ करके आए थे, वहाँ पे मात्रिक छंदों का बहुत सारा समागम प्रस्तुत किया गया था, जैसे दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, बरवय, कुंडलिया इत्यादि तमाम प्रकार के जो मात्रिक छंद हम लोग पढ़े थे उसी के आधार पर अब हम लोग जो हैं वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। और वर्णिक छंद का पहला वीडियो आप लोगों को बना करके दे दिया हूँ मैं, वहाँ पे आप जा करके यमाता राजभान सलगा सूत्र और उसके साथ साथ मैंने एक मंदा क्रांता छंद भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। पूरा प्रयास किया हूँ कि आप समस्त मित्रों को समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आप उस वीडियो को देखने के पश्चात भी इसको देखेंगे तो और सरल होगा, अन्यथा मैं यहाँ से ही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए लिखा है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद का आइए परिचय पढ़ते हैं कि आखिर वंशस्थ छंद है क्या। तो देखिए लिखा है वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। यह वंशस्थ छंद जो होता है वो 4 चरणों का छंद है। कितने चरणों का? 4 चरणों का छंद है। 4 चरणों का छंद है। फिर देखिए लिखा है कि इस प्रकार चारों चरणों में कुल 12 गुणे 4 = 48 वर्ण होते हैं। माने वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक छंद के अलग अलग चरण को ध्यान दीजिएगा। चरण चाहे जैसे हो लेकिन उसकी मात्राएं अलग अलग चलती हैं, वर्ण उसके वर्णों का समागम अलग चलता है। तो आइए हम पढ़ रहे हैं वंशस्थ छंद। देखिए लिखा है कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इतना आप याद रखिए कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खंडन ये भी हो सकता है कि क्या और कोई छंद ऐसा नहीं है जो 12 वर्ण का न हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, होता है, लेकिन यमाता राजभान सलगा सूत्र से कुछ ऐसी भी प्रकृष्ट ज्ञान है जिसके कारण हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है, आप इतना जानते रहिए कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और 12 वर्णों में 4 चरण होते हैं, तो 12 × 48 वर्ण, इतना समझे। अब आइए छंद का लक्षण समझते हैं। ये छंद का लक्षण क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरम। क्या लिखा है?
जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। आइए हम इसको गिन लेते हैं, देखते हैं क्या वाकई में 12 वर्ण हैं। देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप ये जानिए कि मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं और वर्णिक छंद में वर्ण मतलब अक्षर गिने जाते हैं। तो वंशस्थ, आपको इतना जानकारी मिल गया कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में कुल 12 अक्षर होते हैं। जैसा कि आपने देखा 1 2 3 4 5 और ये देखिए आधा है, अर्ध अक्षर को नहीं गिना जाता। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिए वंशस्थ छंद का ये जो लक्षण लिखा गया है, वंशस्थ छंद का लक्षण देखिए यहाँ पे वृत्त रत्नाकर जी ने लिखा है। इस वंशस्थ छंद जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, ये देखिए वृत्त रत्नाकर जी ने इसको दिया है। ये आप याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि आप वंशस्थ छंद का जो है लक्षण बताइए, तो सब लोग बता देते हैं वंशस्थ छंद का लक्षण जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। लेकिन अगर पूछ लिया गया इसे किसने दिया है, तब यहाँ पे बात गड़बड़ा सकता है। तो आप तनिक भी घबराइएगा मत, आप याद रखिएगा वृत्त रत्नाकर जी ने लिखा है। अब आइए देखते हैं जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ का मतलब क्या होता है। इसे देखिए बहुत जरूरी है इसे जानना। तो देखिए यहाँ पे जतौ का मतलब क्या लिखा गया है, जगण। देखिए जतौ का मतलब ज मतलब जगण और तौ का मतलब होता है तगण। आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे यहाँ देखिए एक सूत्र मैंने बताया था, यमाता राज भान सरला। ये देखिए सूत्र है, वर्णिक छंद का सूत्र है। य से यमाता, मा से मातारा, 3 अक्षर लेकर के हम एक गण बनाते हैं। ठीक, तो य के आगे 2 अक्षर लेंगे तो 3 बन गए यमाता। इसी यमाता को शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, यगण कहते हैं। फिर माँ के आगे 2 अक्षर लेंगे तो मातारा बन जाएगा, और मातारा से क्या बन गया, मगण। और मगण का मतलब आप जानते हैं मातारा, मातारा 2-3 गुरुवर्ण हमेशा होते हैं। फिर ताराज, ताराज को ही तगड़ कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यमाता राज भान सरला का हर एक अक्षर को, जैसे हम य है तो यगण कहेंगे, माँ है तो मगण कहेंगे, यगण मगण तगण रगण जगण भगण सगण और लग और गुण, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, इसका मतलब ये हुआ कि जतौ का मतलब एक जगण और दो, एक जगण और एक तगण। फिर जरौ का मतलब हुआ फिर एक जगण फिर एक रगण। अब देखिए गण जो बनाए जाते हैं वो 3 वर्णों के गण बनते हैं। कितने वर्णों के, माने कितने अक्षरों के, 3 वर्णों के गण बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछता है वर्णिक छंद के आधार पर गणों की संख्या कुल कितनी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा पढ़े थे हम लोग, य मा ता राज भा, स य मा ता राज भा, ठीक। फिर न स ल। अब देखिए यमाता राजभा न स ल। अब न स ल ध्यान दीजिएगा, तो ल को हटा देंगे तो कुल मिला के 8 गण बनते हैं। यमाता राजभानस, इनको मिला करके कुल कितने बने, 8 गण बने। तो वर्णिक छंदों में गणों की संख्या कितनी होती है, 8 गण होते हैं। ये आप समझ गए। तो जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ का मतलब देखिए एकदम सरल है भैया। क्या लिखा है यहाँ पे, जतौ माने जगण और तगण, और जरौ का मतलब जगण और रगण। ये देखिए तु माने को, वंशस्थम माने वंशस्थ छंद, और उदीरितम मतलब कहा जाता है। माने जिस छंद में जगण तगण जगण और रगण ये आए वहां पे कौन सा छंद होता है, तो उत्तर आएगा वंशस्थ छंद होता है। अब आइए इसका लक्षणार्थ पढ़ लेते हैं कि लक्षण का भी अर्थ क्या होता है। तो कहा जा रहा है, यही देखिए, इसी को हम उतार करके यहाँ अच्छे से लिख रहे हैं। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण और रगण, ये जगण का मतलब देखिए जभान, और तगण का मतलब ताराज, और जगण का मतलब फिर जभान, और रगण का मतलब राजभा।
आप मेरी बात को एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ये छंद जिस किसी भाई बहन को अगर थोड़ा सा भी कठिन लग रहा हो, वो मेरा पिछला वीडियो जा करके यहाँ पर जिसमें मैंने यमाता राज भान सर्गा वर्णिक छंद का सूत्र बताया है, बहुत अच्छी तरीके से बताने का मैं प्रयास किया, फिर उसे आप पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, आपको तुरंत ही जो है एकदम सरल हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए ये समझ में आया होगा आपको कि जिस छंद में एक जगण, एक तगण, फिर एक जगण और एक रगण, माने जगण, तगण, जगण और रगण, ये कुल मिला करके 12 वर्ण आते हैं, वहां पे वंशस्थ छंद होता है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकट में वंशस्थ का मतलब जगण, तगण, जगण और रगण। ये देखिए 1 2 3 3 6 3 9 और 3 12 वर्णों के क्रम से मिलकर के यहाँ पे वंशस्थ छंद बना। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण भी देखिए बहुत ही सरल है। आपको ये इतना पता चल गया होगा कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और 12 वर्णों में 4 गण होते हैं। 4 गण का मतलब 3-3 वर्णों को मिला करके एक एक गण बनाया गया, तो 4 गण हुए। और चारों गणों में हमने जो है ये देखिए क्या नाम है, लक्षण पढ़े कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ का मतलब जगण, तगण और जगण और रगण, ये मिला करके देखिए आपका क्या बन गया, वंशस्थ छंद बन गया। अब आगे देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखिए कादंबरी का मंगलाचरण, ये देखिए बहुत ही सस्ता है। और उसके बाद एक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 18वां श्लोक मैं रखने का प्रयास किया हूँ, जो कि आप लोगों के दिमाग से काफी अच्छा और काफी सरल एवं सुबोध होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा इसका जो है कि इसको एक गायन के रूप में तैयार करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि वंशस्थ छंद, क्या लिखा है, वंशस्थ छंद। इसी वंशस्थ छंद का जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ को हम लोग थोड़ा सा गायन शैली में इसका जो है वाचन करते हैं। देखिए लिखा है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ये देखिए ये हो गया आपका। अब आइए हम लोग थोड़ा सा उदाहरण को गहराई पूर्वक देखने का प्रयास करते हैं, इसमें मात्राओं का बोध कैसे किया गया है। ये देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जिसमें जगण, तगण, जगण और रगण बारी बारी से आए वहां पे वंशस्थ छंद होता है। ये देखिए लिखा है कि रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये, ये देखिए लिखा है रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये, सितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशे, रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये, सितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशे, अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे, अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ये देखिए वाचन करने का तरीका है, इसे याद करने का तरीका है। कुछ ऐसा हम कहें ताकि सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़े। जरूरी नहीं है कि केवल हम इसे बोल करके पढ़े, रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये, सितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशे, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे गा करके पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं राजा दुष्यंत। देखिए शकुंतला के विषय में प्रथम अंक के 18वें श्लोक में देखिए कितना बढ़िया इन्होंने वंशस्थ छंद में महाकवि कालिदास ने दुष्यंत से कहलवाया है कि इदं किलाव्याज मनोहरं वपु, इदं किलाव्याज मनोहरं वपु, तपः क्षमं साधयितुं य इच्छत्,
यहाँ पे देखिए महाकवि कालिदास ने जब कहा कि जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो महाराज दुष्यंत शकुंतला की जो है शारीरिक अवस्था को देख करके महर्षि काश्यप या कण्व जी को संबोधित करते हुए शकुंतला के प्रति कह रहे हैं कि इदं किलाव्याज मनोहरं वपु, इदं किलाव्याज मनोहरं वपु, तपः क्षमं साधयितुं य इच्छत्, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया, शमीलतां चेतुं ऋषिर्व्यवस्यत्, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। आप लोगों को पता है कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। और देखिए शर्तानुसार यहाँ पे एक देखिए जगण हो गया, फिर तगण हो गया, फिर जगण हो गया और फिर रगण हो गया। तो जगण का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए बताया गया है। जगण का मतलब हो जाएगा जभान और तगण का मतलब हो जाएगा ताराज। जगण का मतलब जभान और ताराज का मतलब रगण का मतलब राजभा। तो ये देखिए जगण, तो जगण का मतलब हो जाएगा जभान। जभान का मतलब जभान, एक लघु एक गुरु फिर एक लघु। तो ये देखिए र देखिए क्या है, ह्रस्व है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया, लघु। फिर जो देखिए गुरु है, इसलिए यहाँ पे गुरु लगा दिया गया। और जू में देखिए ज में छोटा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया गया, लघु। तो एक देखिए एक तरह से जभान ये बन गया। जभान मतलब जगण, मित्रों याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए शे जन्म, शे देखिए यहाँ पे गुरु है। फिर उसके बाद संयुक्त अक्षर होने के कारण यहाँ पे देखिए क्या हो गया, दीर्घ हो गया और यहाँ पे लघु हो गया। तो ये हो गया जगण, फिर जभान, जगण मतलब जगण, तगण, फिर देखिए जगण आ गया यहाँ पे, ह्रस्व, फिर ह्रस्व और ह्रस्व था लेकिन यहाँ पे देखिए 2 वर्ण आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, गुरुवर्ण हो गया और ये फिर लघु हो गया। फिर वृत्तय में देखिए यहाँ पे डबल हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, गुरु हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लघु और ये गुरु हो गया। तो जगण, तगण, जगण, रगण, इसी क्रम से देखिए इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। तो प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक छंदों में छंद वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में देखिए 12-12 वर्ण है। हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। उसी तरह देखिए यहाँ पे भी जगण, तगण, जगण और रगण उसी क्रम में देखिए यहाँ पे लिखा गया है। पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को वंशस्थ छंद अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसको भूलिएगा मत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम लोग खुद पढ़ रहे हैं, इसी को बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहाँ से क्या परीक्षा में प्रश्न आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। अपने तरह से आप करते रहिए, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद देखिए, और मैं आप सभी मित्रों को एक जरूरी सूचना दे देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं। जल्द से जल्द जो है, जैसे ही समय निकलेगा, मैं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का वाचन इसी वंशस्थ छंद के आधार पर या तो मैं अकेले ही वाचन करने का प्रयास करूंगा, या तो अगर एक आध दो मित्र हमारे और जुड़ रहे हैं अगर हमसे, तो हम आपको जो है अगली वीडियो जल्द ही 4-6-10 घंटे में जो है कि जब समय निकल रहा है तुरंत जो है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, महाकवि भारत किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग 46 छंदों का महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, उसे हम लोग जल्द से जल्द वाचन के रूप में आप सभी मित्रों के सम्मुख लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को जो मैं बनाने का प्रयास किया हूँ, ये जो मैं वंशस्थ छंद बताने का प्रयास किया हूँ, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप लोग आनंद लीजिएगा इसका, और उत्साह बढ़ाने के लिए जो भी कुछ करना है आप लोग कीजिएगा। मैं इसके लिए कुछ कहने का प्रयासरत नहीं। नमस्कार।